हेलो स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के राजनीतिक विज्ञान का चौथा अध्याय जाति, धर्म और लैंगिक मसले का भाग 4 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले देखेंगे जाति और राजनीति। अभी तक हमने राजनीतिक में सामाजिक विभाजन की दो अभिव्यक्तियां देखी है बच्चों। एक आपने देखा है लैंगिक मसले यानी कि जेंडर, और दूसरा हमने देखा है जेंडर एंड पॉलिटिक्स, और दूसरी हमने चीज देखी है कास्ट एंड पॉलिटिक्स। तो आज हम देखेंगे जाति और राजनीति क्या है। इसमें से अगर हमने जो दो अभिव्यक्तियां अभी तक देखी है, मतलब कि हमने धर्म को देखा है और रिलीजन को देखा है अभी तक, और जेंडर को देखा है, इनमें एक मोटे तौर पर सकारात्मक या लाभप्रद है तो दूसरी नकारात्मक या नुकसानदेह है। तो हमने इसके पॉजिटिव साइड्स को भी देखा और इसके नेगेटिव साइड्स को भी देखा। अब आइए हम बात करते हैं इनके अंतिम विभाजन की और अंतिम प्रमुख विभाजन की, जो है कास्ट या जाति, यानी जाति और राजनीति की चर्चा अब हम करेंगे और इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पहलुओं को आज हम अपने इस लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। जातिगत असमानताएं। देखो बच्चों, लिंग और धर्म पर आधारित विभाजन तो दुनिया भर में है, पर जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है। अगर हम जेंडर की बात करते हैं तो जैसा कि हमने देखा कि जेंडर तो हर जगह है, धर्म भी अलग अलग जगह पे अलग अलग है, पर जाति पर आधारित विभाजन जो है सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है। सभी समाजों में कुछ सामाजिक असमानताएं, एक ना एक तरह का श्रम का विभाजन मौजूद होता है। अधिकतर समाजों में जो पेशा होता है वह परिवार के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। यानी कि अगर हम देखते हैं तो अगर कोई परिवार में कोई अगर डॉक्टर है तो आज हम देखते हैं ना कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन होता है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, मतलब फादर अगर वो बिजनेस कुछ कर रहा है, कोई भी ऑक्यूपेशन करता है, तो उसको जो है उसका बेटा भी वही करता है। और अगर हम जाति व्यवस्था की बात करते हैं तो यह भी जो है एक तरीके से इसकी भी जड़ें जो है वो इसी तरीके से बहुत ज्यादा स्थायी रूप से जुड़ी हुई है। अन्य समाजों में मौजूद असमानताओं से यह एक खास अर्थ में भिन्न है, और वो भिन्नता क्या है? इसमें पेशे के वंशानुगत विभाजन को रीति रिवाजों की मान्यता प्राप्त है। पेशे के वंशानुगत विभाजन को रीति रिवाज की मान्यता भी मिलती है। एक जाति समूह के लोग या मिलते जुलते पेशे के तो होते ही हैं, साथ ही उन्हें एक अलग सामाजिक समुदाय के रूप में भी देखा जाता है। तो जो एक पेशा है, मान लीजिए कोई कुम्हार है, तो उसकी ये सदियों से ये रीति है, तो वो कुम्हार है तो उसका बेटा भी कुम्हार का काम करता है। तो इस तरीके से जो एक जाति के जो समूह होते हैं, जो कास्ट ग्रुप्स बने हैं, या तो वो एक ही पेशा करते हैं या फिर मिलते जुलते पेशे के होते हैं, और उन्हें जो है एक अलग सामाजिक समुदाय के रूप में भी हम देखते हैं। उनमें आपस में ही आप देखते होंगे बेटी रोटी, मतलब कि एक ही कास्ट में जहां से हम रोटी खाते हैं वहीं अपनी बेटी देंगे, अर्थात कि शादी खान पान का संबंध रहता है। अन्य जाति समूह में उनके बच्चों की न तो शादी हो सकती है, न महत्वपूर्ण पारिवारिक और सामुदायिक आयोजन में उनकी पांत में दूसरी जाति के लोग भोजन कर सकते हैं। बहुत बार बच्चों आपने देखा होगा कि गांव में एक ही पांत में जो लोग बैठते हैं वो एक ही जाति के होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आज यहाँ पे बैठा है, दूसरी जाति के लोग उनके बाजू में बैठ के खाना खा रहे, ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता था। अगर इसी तरीके की अगर हम देखें तो लोग जो है वो एक ही जाति में ही अपने बच्चों का शादी करते हैं, अपना विवाह करते हैं। वो दूसरी जाति के बाहर जो है वो शादी करना जो है वो ठीक नहीं समझते हैं। तो ये जो होता है पारिवारिक और सामूहिक आयोजन जो है वो साथ साथ एक जैसा करते हैं। वर्ण व्यवस्था अन्य जाति समूह से भेदभाव और उन्हें अपनों से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। आप वर्ण व्यवस्था जानते हैं, अगर आपने इतिहास को देखा है, समझा है, तो ये आप जानते हैं कि हमारे यहाँ शुरू से ही जो है वो 4 वर्ण की व्यवस्था थी, और इन्हीं की जो है बहुत सारी इसमें जो जातियां थी अलग अलग। तो ये जो है ये लोग को जो होता है समूह, जो जाति समूह होता है, वो क्या मानता है? वो भेदभाव को मानता है।
अपने से अलग मानने की धारणा पर ही वो बेस्ड है। इसमें अत्यंज जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है। मतलब आप अनटचेबिलिटी जो देखते हैं, जो छुआछूत वगैरह देखते हैं, ये भी जो है जाति व्यवस्था में बहुत हद तक जो है वो विद्यमान है। यही कारण है कि ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार रामास्वामी नायकर जैसे जो समाज सुधारक थे, राजनेता थे, उन्होंने भी जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की और उसके लिए काम किया। क्योंकि समाज में इतनी ज्यादा और इतनी जड़ें जमाई हुई थी ये जाति व्यवस्था कि जिसके कारण समय में भारत में बहुत सारे ऐसे राजनेता हुए, बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक हुए जिन्होंने एक ऐसे समाज की, मतलब कि ना, कास्ट फ्री सोसाइटी की जिन्होंने स्थापना करने की बात कही और इसके लिए ही उन्होंने काम भी किया। इन महापुरुष के प्रयासों और सामाजिक आर्थिक बदलाव के चलते जो सोशल और इकोनॉमिकल अब चेंज हो रहा था, तो उसके चलते आधुनिक भारत में, जो हम आज के भारत की बात करते हैं, जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में बहुत ज्यादा चेंज आया है। अब देखें तो अब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होते हैं, आर्थिक विकास, शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा के विकास, पेशा चुनने की आजादी और गांव में जमींदारी व्यवस्था के कमजोर पड़ने से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप और वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में बदलाव आ रहा है। आज के अगर हम आधुनिक भारत की बात करते हैं तो धीरे धीरे भारत में भी जो है जाति व्यवस्था अब शिथिल पड़ रही है। अब उसमें बहुत ज्यादा उसके रूप में जो है वो परिवर्तन आया। और ये परिवर्तन किससे आया है? जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होने लगा, इकोनॉमिकल डेवलप होने लगा देश, जो आपकी साक्षरता की जो दर है वो बढ़ने लगी, शिक्षा का ज्यादा से ज्यादा जो है वो एजुकेशन का डेवलपमेंट होने लगा, लोगों को अपना ऑक्यूपेशन चुनने, अपने कौन सा उनको रोजगार चुनने की जब उनको परमिशन मिल गई, आजादी मिल गई। इसके साथ साथ गांव में हम जानते हैं कि जो जमींदारी व्यवस्था थी, जब ये जमींदारी व्यवस्था कमजोर हो गई तो इसकी वजह से जो है जाति व्यवस्था में भी बहुत ज्यादा शिथिलता देखने को मिली। संविधान में किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव का निषेध किया गया है। जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो वहां पे किसी भी जाति के साथ भेदभाव जो है पूर्ण रूप से निषेध है। संविधान ने जाति व्यवस्था से पैदा हुए अन्याय को समाप्त करने वाली नीतियों का आधार तय किया है। उन्होंने इस तरीके के, हमारे संविधान में इस तरीके की बात कही गई है कि अगर कोई भी जो है वो दूसरी जाति के साथ अगर भेदभाव करता है और उसके साथ अन्याय करता है तो उसके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जा सकता है, यहाँ तक कि उन्हें जेल में भी डाला जा सकता है। बहरहाल समकालीन भारत से जाति व्यवस्था का जो है वो विदा नहीं हुई है। जाति व्यवस्था के कुछ पुराने पहलू अभी भी बरकरार हैं। अभी भी ज्यादातर लोग अपनी जाति या कबीलों में ही शादी करते हैं। अभी भी ज्यादातर लोग अपनी जाति या कबीलों में ही शादी करते हैं। स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान के बावजूद छुआछूत की प्रथा अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। यद्यपि हमने देखा कि हमारे संविधान में भी इस बात को कहा गया है कि जातिगत भेदभाव जो है नहीं होने चाहिए, वह पूर्ण रूप से निषेध है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ऐसा नहीं है कि भारत से जाति व्यवस्था पूरी तरीके से समाप्त हुई है। अभी भी जाति व्यवस्था के कुछ पुरानी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। हाँ, यद्यपि इसमें चेंज आया है, इसमें कमी अवश्य आई है, लेकिन आज भी अगर हम देखें तो बहुत से लोग हैं जो कि अपने ही जाति या अपने ही कबीलों में शादी करते हैं। छुआछूत की प्रथा भी कहीं कहीं हमें देखने को आज भी मिल जाती है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत सदियों से कुछ समूह को लाभ की स्थिति में तो कुछ समूहों को दबाकर रखा गया है। कास्टिज्म जो है, जो जाति व्यवस्था है, उससे क्या हुआ है कि शुरू से ही अगर हम देखें तो कुछ समूह ऐसे हैं, कुछ ऐसे कास्ट है समूह हैं जिनको कि ज्यादा लाभ मिला है और कुछ समूह जो ऐसे कास्ट ग्रुप्स हैं जिनको कि दबा के रखा गया है। और इसका प्रभाव सदियों बाद आज तक नजर आता है। जिन जातियों में जैसे पहले से ही वहां पे पढ़ाई लिखाई का चलन था तो उनकी शिक्षा पर पकड़ थी, तो वो जैसे ही आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भी जो है उन्हीं लोग का बोलबाला है, वही लोग आगे हैं। दूसरी तरफ जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था, उनके सदस्य अभी भी स्वाभाविक तौर पे पिछड़े हुए हैं। और यही कारण है कि शहरी मध्यम वर्ग में अगड़ी जाति के लोगों का अनुपात असामान्य रूप से काफी ज्यादा है। जो अपर क्लास के लोग हैं उनका अनुपात असामान्य रूप से ज्यादा है। कहाँ?
शहरी मध्यम वर्ग में जाति और आर्थिक हैसियत में काफी निकट का संबंध है। अब हम देखेंगे कि राजनीतिक में जाति सांप्रदायिकता की तरह जातिवाद भी इस मान्यता पर आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। इस चिंतन पद्धति के अनुसार एक जाति के लोग एक स्वाभाविक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं, उनके हित एक जैसे होते हैं और दूसरे जाति के लोगों से उनके हितों का कोई मेल नहीं होता है। ये जो जातिवाद जो है वो किस पर आधारित है? जातिवाद की मान लीजिए अगर एक सोशल जो कम्युनिटी है वो उसका गठन होता है और उसमें जैसे उस एक ही जाति के लोग जो है वो उसके अंतर्गत होते हैं और वो उसका सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं, और जो एक ही जाति के लोग हैं उनके एक जैसे हित होते हैं और दूसरी जाति के लोगों के हितों से उनका कोई भी मेल नहीं होता है। जैसे कि हमने सांप्रदायिकता के मामले में भी देखा था, ये मान्यता हमारे अनुभव से पुष्ट नहीं होती। हमारे अनुभव यह बताते हैं कि जाति हमारे जीवन का एक पहलू जरूर है, लेकिन यही एकमात्र या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू है, ऐसा नहीं है। राजनीति में जाति अनेक रूप ले सकती है। जब पार्टियां चुनाव के लिए अपने कैंडिडेट, अपने उम्मीदवारों के नाम तय करती है, तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखती है ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए जरूरी वोट मिल सके। जब सरकार का गठन किया जाता है तो राजनीतिक दल इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें विभिन्न जाति और कबीले के लोगों को उचित जगह दी जाए। आप जानते हैं कि जब हम लोग वोट देते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां होती है वो भी जो है अपनी जब मतदाताओं की सूची रखती है तो हर जगह के हिसाब से जो है उनके एक एक जाति के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करती है और ये देखती है कि भाई चुनाव जीतने के लिए उनको उस जाति से भी वोट मिले, इसलिए वो अपने उम्मीदवार रखती है। राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए कुछ जातिगत भावनाओं को उकसाने का काम भी करते हैं। कुछ दलों को कुछ जातियों के मददगार और प्रतिनिधि के रूप में भी देखा जाता है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश किया है कि वे राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने में के लिए सक्रिय हों। इसमें उन जाति के लोगों में नई चेतना पैदा हुई है जिन्हें अभी तक छोटा और नीचा माना जाता था। राजनीति में जाति पर जोर देने के कारण कई बार यह धारणा बन सकती है कि चुनाव जातियों का खेल है और कुछ नहीं, लेकिन अगर हम वास्तविक रूप से देखें तो यह बात सच नहीं है, क्योंकि देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं होता है। इसलिए हर पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और एक समुदाय से ज्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना पड़ता है। वो किसी एक जाति के बल पे चुनाव नहीं जीत सकते हैं, हमें सभी लोगों का भरोसा जो है वो हासिल करना पड़ता है। कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती है। जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि उस जाति के ज्यादातर लोग उसी पार्टी को वोट देते हैं। जो वोट बैंक हम बोलते हैं ना कि ये जातियों का वोट बैंक इस पार्टी के पास है, तो इसका क्या मतलब होता है कि उस कास्ट के लोग ज्यादातर उस पार्टी को वोट देते हैं। अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व माना जा रहा हो तो अनेक पार्टियों को उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे में कुछ मतदाताओं के सामने उनकी जाति में एक से ज्यादा उम्मीदवार होते हैं, तो किसी किसी जाति के मतदाताओं के सामने उनकी जाति का एक भी उम्मीदवार नहीं होता है। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है पॉलिटिक्स में। हमारे देश में सत्तारूढ़ दल वर्तमान सांसदों और विधायकों को अक्सर हार का सामना करना पड़ता है। अगर जाति और समुदाय की राजनीतिक पसंद एक ही होती है तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है। स्पष्ट है कि चुनाव में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, किंतु इसके दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं, दूसरे कारक भी इतने ही असरदार होते हैं। मतदाता अपनी जातियों से जितना जुड़ाव रखते हैं, अक्सर उससे ज्यादा गहरा जुड़ाव राजनीतिक दलों में भी रखते हैं। एक जाति या समुदाय के भीतर भी अमीर और गरीब के हित अलग अलग होते हैं। एक ही समुदाय के अमीर और गरीब
लोग अक्सर अलग अलग पार्टी को वोट देते हैं। सरकार के कामकाज के बारे में लोगों की राय और लोकप्रियता का चुनाव पर अक्सर निर्णायक असर होता है। तो ये सिर्फ जाति ही नहीं बल्कि और बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि वोटिंग में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? तो बच्चों, सबसे पहले हमने कास्ट एंड पॉलिटिक्स को पढ़ने की कोशिश की, जाति और राजनीति, जाति प्रथा को हमने समझा और इसके साथ साथ राजनीतिक में जाति जो है वो किस तरीके से अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इन सभी चीजों को आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया।